डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची के ईडी कार्यालय में पुलिस की रेड। ईडी की टीम पर पेयजल विभाग के क्लर्क के साथ मारपीट का आरोप। बीजेपी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। सरकार प्रदेश को खेलों का नया केंद्र बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही। छत्तीसगढ़ में नियमित अंतर्राष्ट्रीय मैचों को लेकर सरकार ने लिए बड़े फैसले। बिहार में दही चूड़ा भोज की सियासत। पटना बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। नेताओं ने दी एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर थार से स्टंट के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश। वायरल वीडियो से प्रशासन पर पड़ा दबाव। धार्मिक स्थल की मर्यादा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं स्टेट बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों को लगातार कराने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार प्रदेश के खेलों का नया केंद्र बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच नियमित रूप से आयोजित हो, इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, स्टेडियमों के उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन से प्रदेश की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि खेल आयोजनों से खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का नियमित और भरोसेमंद केंद्र बने। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा पलटवार किया है। नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि साय सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पात्र किसानों से नियमों के अनुसार धान खरीदी की जा रही है और किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि साय सरकार किसान हितैषी सरकार है, जबकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को ठगने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि साय सरकार में बस्तर समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य समय से पहले पूरे किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि धरातल पर विकास साफ दिखाई दे रहा है। जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे वो न्यायधानी के समुचित विकास का मामला हो, राजधानी के समुचित विकास का मामला हो, बस्तर या अन्य क्षेत्रों के समन्वित विकास का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रगतिरत परियोजनाओं योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। नई योजनाएं क्या लेकर आना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक संवेदनशील सरकार की पहल है और इस पर तेज गति से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार नवा रायपुर स्थित संवाद में साय सरकार के 2 साल पूरा होने पर पार्टी अपने विभाग की उपलब्धि को लेकर एक प्रेस वार्ता कर श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मंत्री देवांगन ने जानकारी दी कि विभाग के अधीन विभिन्न मंडलों द्वारा विगत 2 वर्षों में
कुल 11,40,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसमें लगभग 9,40,000 निर्माण श्रमिक, 1,40,000 असंगठित श्रमिक और 98,000 संगठित श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का पंजीयन सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए आवश्यक है। श्रम मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था के तहत किए गए सुधारों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कारखानों का निरीक्षण अब स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के कारखानों का कारखाना अधिनियम के तहत कुल 2218 निरीक्षण किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन के मामले में 666 अभियोजन माननीय श्रम न्यायालय में दायर किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। श्रम विभाग की आज की छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूरा हो गए हैं और 2 साल में अलग अलग विभाग जनमानस के लिए क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं, अपने अपने विभाग के माध्यम से जनता को बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से हर खबर जनमानस सरकार तक पहुंचती है और अपने कार्यों को 2 साल की जो हम लोगों ने काम किया है उसको हर विभाग अलग अलग तारीख में प्रेस के माध्यम से जनमानस बताने का काम कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 के हुए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पर हुए हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसक घटना में लगभग 200 वाहनों में तोड़फोड़ की गई और करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में पहले ही कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस तथा भीम आर्मी के कई बड़े पदाधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक कुल 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार पुलिस कप्तान भावना गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच अभी भी जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों से समय पड़ने पर नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हिंसा को लेकर सुनियोजित योजना के तहत अंजाम दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उससे राजनीतिक फायदे के लिए इस घटना को भड़काने की संभावना भी जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद मामले में कौन कौन से नए तथ्य और सुराग सामने आते हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बीच पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर धान खरीदी और उसके रख रखाव को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले के 3 धान संग्रहण केंद्र नियानार, बीरिंगपाल और सिवनी धान संग्रहण केंद्रों में 3.5 लाख क्विंटल धान पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तीनों धान केंद्रों में उन्होंने निरीक्षण के दौरान देखा कि धान इतनी बुरी तरह सड़ गया है कि उन्होंने कहा कि संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव होने के बाद शेष बचा धान बारिश की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि नियानार संग्रहण केंद्र में 1,46,000 क्विंटल, बिरिंगपाल में 75,000 क्विंटल और इससे 2 वर्ष से जमा 25,000 धान और सिवनी में 1 लाख क्विंटल धान, कुल मिलाकर 3,50,000 क्विंटल धान पूरी तरह खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके सिवनी धान संग्रहण केंद्र के प्रवास के दौरान संग्रहण केंद्र प्रभारी भाग गया और वहां खराब धान को छुपाने के लिए उसके ऊपर अच्छे से धान की परत बिछा दी गई थी। उन्होंने कहा जब अंदर से धान निकाला गया तो वह पूरी तरह खराब निकला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह धान नहीं सड़ा है बल्कि सरकार का सिस्टम सड़ गया है। उन्होंने कहा कि सड़े हुए धान को शासन प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर राइस मिलरों को भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जो सड़ा धान राइस मिलरों को भेजा जा रहा है उसका क्या उपयोग किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि अप्रैल मई में धान का जो उठाव होना था वह क्यों नहीं किया गया। दीपक बैज ने कहा कि जिले के राइस मिलर लगातार उठाव की मांग कर रहे थे परंतु जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी। लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए के धान को चूहा खा गए और इसी तरह
स्वयं हम लोग दोनों जिला अध्यक्षों के साथ और हमारे जांच दल बना के उनके सदस्यों के साथ, प्रमुख और सदस्यों के साथ हम लोगों ने बस्तर जिले के 3 संग्रहण केंद्र, धान संग्रहण केंद्रों में हम लोगों ने निरीक्षण किए। नियानार संग्रहण केंद्र, जहां 4,77,000 कुंटल धान का आवक हुआ था और जावक दिखा रहा है 3,31,000 कुंटल। पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और त्योहार की गरिमा को साझा किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाला त्योहार बताया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पर्व बिहार की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाता है। कार्यक्रम में नेताओं ने मकर संक्रांति की पारंपरिक मिठाई दही चूड़ा का सेवन किया और समारोह के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी त्योहार की खुशियों को साझा करते हुए कार्यक्रम में सफल बनाया। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर आज भव्य नारायणी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, मंत्री जनक राम, स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। नारायणी महोत्सव का आयोजन डुमरिया घाट रिवर फ्रंट पर किया गया, जो सोनपुर से लेकर यूपी के अहिरौली दान तक फैले 153 किलोमीटर के गंडक के तट पर एकमात्र रिवर फ्रंट है। महोत्सव के दौरान विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि नारायणी महोत्सव की परंपरा 2018 से शुरू हुई थी। हालांकि चुनाव और अन्य कारणों से बीच में कुछ वर्ष का इसका आयोजन नहीं हो पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने डुमरिया घाट को इस महोत्सव के लिए तैयार कराया है। इस अवसर पर बॉलीवुड के जाने माने कलाकार रितेश पांडे भी उपस्थित रहेंगे, जो अपनी मधुर गायकी से आमजन का मनोरंजन करेंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या रितेश पांडे भाजपा में शामिल होंगे, तो विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में चुनाव में कई नेताओं के परिणामों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि यह अभी अज्ञात है कि वे भाजपा में आएंगे या नहीं, लेकिन यदि शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस महोत्सव में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारायणी नदी के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। भागलपुर में कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्कृत भवन में किया गया महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला खेल अधिकारी जय नारायण कुमार, डिप्टी कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में सभी पदाधिकारियों ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव के दौरान भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने अंगिका लोक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंगिका गीतों और लोक संगीत की मधुर धुनों ने पूरे कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया और उपस्थित दर्शकों ने इसका जमकर आनंद लिया। इस आयोजन से न केवल ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा मिला, बल्कि युवाओं और बच्चों में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और जागरूकता भी विकसित हुई। इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और लोक कला प्रदर्शन भी आयोजित किए गए, जिससे लोगों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशासन ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य न केवल पर्व की खुशियों को साझा करना है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है।
अररिया में 36वां जिला स्थापना दिवस और मकर संक्रांति महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हाई स्कूल प्रांगण में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी स्टॉल लगाए गए, जिनमें आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले वासियों ने इस मौके पर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता हासिल की। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी विनोद दोहन ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कई योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से लाभुकों तक पहुंचे। उन्होंने जिलेवासियों को 36वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि जिला प्रशासन जन कल्याण और विकास कार्यों को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर जोकीहाट विधायक मुर्शीद आलम भी मौजूद रहे। उन्होंने जिला स्थापना दिवस और मकर संक्रांति की बधाई देते हुए अररिया जिले के समग्र विकास पर जोर दिया। प्रशासन ने इस मौके पर लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करने का संदेश भी दिया। रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पुलिस द्वारा आज पहली बार छापेमारी की जा रही। दरअसल रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद ईडी कार्यालय में पुलिस द्वारा इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है, जो अपने आप में पहला मामला है। इस मामले के पीछे एक बड़ी शिकायत सामने आई है कि पेयजल विभाग के एक क्लर्क के साथ ईडी की टीम ने मारपीट की गई और इसी मारपीट को आधार बनाकर थाना में शिकायत दर्ज की गई है और अब उसी मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंची है और पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ साथ सच्चाई के तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस रेड पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से बहस हुई और बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वहीं जानकारी मिली है कि इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दाखिल की है, जिनकी याचिका में ये कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने नगर निगम का वर्गीकरण किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने भी दावा किया है कि संविधान में नगर निगम के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं होने का उल्लेख किया गया है। ऐसे में किसी भी राज्य की सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह का प्राविधान नहीं कर सकती है। बहरहाल सरकार का यह निर्णय संवैधानिक है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य के कुल 9 नगर निगम को 2 भागों में का योखा में बांट दिया है। इसके तहत वर्ग का में रांची एवं धनबाद को रखा गया है और अन्य नगर निगम को वर्ग खा में रखा गया है। उधर प्रार्थी ने जनसंख्या के आधार पर धनबाद में मेयर का पद अनारक्षित किए जाने और गिरिडीह में मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने का भी विरोध किया है, जिसे लेकर उच्च न्यायालय में याचिका ने दायर कर अदालत को यह बताया कि नगर निकाय चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जा रहा है, जिसके कारण प्रार्थी का कहना है कि धनबाद जिले में अनुसूचित जाति की आबादी वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार करीब 2 लाख है और वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, मगर धनबाद में मेयर का पद अनारक्षित किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 30,000 है, लेकिन वहां मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अंततः प्रार्थी ने सरकार की इस नीति को संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की अपील की है। जमशेदपुर में एक रसूखदार कारोबारी परिवार के चिराग का अचानक गायब होने पर पूरे शहर में दहशत मच गई। दरअसल यह मामला जमशेदपुर के जाने माने उद्यमी और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरो गांधी के कल दोपहर से लापता होने की है।
जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और परिजन जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। इस क्रम में परिजनों से की गई पूछताछ के अनुसार बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के CH एरिया लापता निवासी कैरो गांधी बीते कल यानी मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटे तो उनके संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब परिवार की चिंता बढ़ने लगी और आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर कैरो गांधी की तलाश कर रही पुलिस को कल जब सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा के समीप झाड़ियों से उनकी क्रेटा कार मिली, तब पुलिस ने कैरो गांधी के अपहरण का संदेह जताया। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित हबीबी नगर से एक शक्तिशाली विस्फोट होने की दर्दनाक खबर सामने आई, जिसमें मौके पर ही एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से जुड़ी पूरी जानकारी के अनुसार मृतकों में एक महिला, एक बच्ची और एक पुरुष शामिल हैं, जिन्हें लेकर सदर SDPO अमित आनंद ने जानकारी दी कि बीते कल शाम में हुए इस हादसे को लेकर पहले सूचना मिली थी कि गैस सिलेंडर फटने से यह घटना हुई, मगर मौके पर शव मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। उधर जांच पड़ताल में सामने आया है कि हबीबी नगर निवासी सद्दाम अपने घर के पीछे के हिस्से में जमा झाड़ियों और कूड़े की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान जमीन में गड्ढे के भीतर छिपाकर रखा गया बम अचानक ब्लास्ट हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। मृतकों में सद्दाम, रशीदा परवीन, बच्ची परवीन का नाम शामिल है, जबकि बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार की एक महिला दीवार के पास धूप सेक रही थी, जो विस्फोट की सीधी चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग SP अंजनी अंजन ने पूरी टीम के साथ कार्रवाई शुरू की। हालांकि विस्फोट किस पदार्थ से हुआ, इसकी तहकीकात में अभी भी पुलिस द्वारा कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। फिलहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस, 2 DSPs, स्वान दस्ता और टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद रहकर अपना काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा अभी पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम घानाबढ़ के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा। बताया जा रहा है कि यह पिकअप ग्राम आरी से बैतूल की ओर जा रही थी, जिसमें करीब 6 गोवंश लदे हुए थे। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, वाहन को रोका और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। जांच में सामने आया है कि पिकअप वाहन को एक नाबालिग लड़का चला रहा था, जिसकी उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। इसके बाद वाहन को देहात थाना लाया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि पूछताछ के दौरान चालक ने गोवंश को आरी गांव का बताते हुए उन्हें अपनी ससुराल भेजने की बात कही है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गोवंश को बैतूल से ले जाकर काटने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों की पुष्टि के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिपरिया में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करी का खुलासा किया। स्टेशन रोड थाना पुलिस की सतर्कता के चलते 9.47 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी पंजाब का निवासी है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत धारा 8/21 और 29 में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्मैक की सप्लाई कहां से और किन लोगों तक की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि जल्दी फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे तस्करी गिरोह का खुलासा किया जाएगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर्योदय के साथ ही मां नर्मदा में पुण्य स्नान का सिलसिला शुरू हो गया, जो बुधवार से लेकर गुरुवार तक लगातार जारी रहेगा। घाटों पर नर्मदे हर के जयकारों से पूरे क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। प्रशासन के मुताबिक इन 2 दिनों में करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं बुधवार दोपहर तक ही लगभग 50,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। धर्माचार्यों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन मां नर्मदा में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पंडित भालचंद्र खड्डर ने बताया कि इस दिन तिल, गुड़ और अन्न का दान विशेष फलदायी माना जाता है। श्रद्धालु स्नान के बाद पूजा अर्चना, दीपदान और दान पुण्य कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घाटों पर सामाजिक संगठनों की ओर से खिचड़ी वितरण भी किया जा रहा है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
प्लाटून कमांडो अमृता दीक्षित ने बताया कि सेठानी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है। मकर संक्रांति का मुख्य स्नान गुरुवार को होगा। ऐसे में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया गया है। नर्मदापुरम में यह पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। नर्मदापुरम शहर में स्टंटबाजी और दबंगई की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहर के प्रसिद्ध और पवित्र सेठानी घाट का है, जहां एक युवक ने नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए अपनी थार गाड़ी को घाट की सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। इस खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत से घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब लोगों ने युवक के इस हरकत का विरोध किया तो वह घबरा गया और गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद आम लोग और श्रद्धालु प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना न सिर्फ धार्मिक स्थल की मर्यादा और आस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी तक कब तक पहुंचता है और ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाता है। अमृतसर में सरपंच जरमल सिंह मर्डर केस में आज उस वक्त बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब पुलिस और शूटर के बीच भीषण एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी शूटर सुखराज सिंह उर्फ गुंगा की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एनकाउंटर अमृतसर के जेठूवाल नहर क्षेत्र में उस समय हुआ जब पुलिस आरोपी को हथियार बरामदगी के लेकर पहुंची। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के मुताबिक सुखराज गुंगा और एक अन्य मेन शूटर को हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर लाया गया था। आज हथियारों की रिकवरी के दौरान आरोपी के कुछ साथी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इसी दौरान सुखराज गुंगा ने एक पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी गोली से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस एनकाउंटर में पुलिस की ओर से कुल 6 गोलियां चलाई गई हैं, जबकि आत्मरक्षा में 10 राउंड फायर किए गए। हालांकि मोटरसाइकिल पर आए दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि हाल ही में अमृतसर में एक शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अब तक इस केस में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कमिश्नरेट के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा लगातार स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अमृतसर के रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने स्टेशन पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और उनके सामान की गहनता से तलाशी ली। डीसीपी सिटी अमृतसर श्री जगदीश सिंह वालिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान यात्रियों के बैग, लगेज और अन्य सामान की जांच की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भी जांच की गई और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह के स्पेशल चेकिंग ऑपरेशन का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है। आने वाले दिनों में भी कमिश्नरेट के अन्य संवेदनशील इलाकों में इसी तरह की चेकिंग जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।